यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटे ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, इसे बोलते हैं VCRS। ये है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ा था चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ा था ना एक? यस सर। यस सर। प्योर सब्सटेंस उसी का एप्लीकेशन है ये। ठीक है भाई साहब, किसी को याद है क्या क्या पढ़ा था उसमें? फिर मैं शुरू करूं आगे। किसी को याद है? उसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पढ़ी थी सर। और सर रिलेटेड हीट सेंसिबल हीट सर, और उसमें एंथैल्पीज पढ़ी थी सर। और इसमें सर वो मोलियर चार्ट था सर, वो पढ़ा था सर। पीवीटी सरफेस भी पढ़ा था सर उसमें। सारे डायग्राम, वो पीवी और टीएस डायग्राम याद है? यस सर। पक्का? यस सर। बताओ जरा टीएस डायग्राम में क्या होता था भाई? टेम्परेचर एंथैल्पी में सर वो जो कर्व बनता था सर उसमें प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर लाइन में सर, कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाते थे सर। उसमें एक तरफ सर सुपर सैचुरेटेड लिक्विड रीजन रहता था सर, दूसरी तरफ सैचुरेटेड वेपर रीजन सर, बीच में लिक्विड और सर वेपर रीजन रहता था सर। उस वहां पे सर फ्रैक्शन डायनेमिक फ्रैक्शन कैलकुलेट करते थे सर। कोई समझ में आ रहा है सबको? ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, इनिशियली जो हमारा स्टार्ट किया गया था ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VCR जिसे बोलते हैं, वो कुछ ऐसा था। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ और वो कुछ ऐसा सा हो गया। मैं तुम्हें बता देता हूँ फिलहाल, जो समझ में तुम्हें जल्दी आएगा वो ये है। ये डायग्राम सबको दिख रहा है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, अभी हम सिंपलेस्ट रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं, जो हमारा घर पे रेफ्रिजरेटर लगा होता है बेसिकली। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फिलहाल उनकी बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें कंपोनेंट होते हैं 4, जिनका मेन फंक्शन होता है, जिनका मेन यूज होता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक होता है कंप्रेसर, ठीक है, एक होता है इवेपोरेटर, एक होता है एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, और एक होता है कंडेंसर। क्लियर है भाई? क्लियर है? यस सर। डायग्राम में दिख भी रहे होंगे तुम्हें। डायग्राम में दिख रहा है? यस सर। अगर मैं लेफ्ट से शुरू करूं, पहले तो ये बताइए डायग्राम साइकिल क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? फिर शुरू करें। ये एंटी क्लॉकवाइज होगी सर। क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। ये तो सबको अंडरस्टूड है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो क्यों हो है? वर्क कंज्यूमिंग। क्या है ये एक वर्क कंज्यूमिंग साइकिल है। ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल नहीं है, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल है। तो जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती है वो सारी वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होती है, मतलब उन्हें हमें वर्क डन देना पड़ता है तब वो रन करती है सिस्टम। तो भाई हमें रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है ना, तभी तो चलता है रेफ्रिजरेटर। तो वो हमारा वर्क कंज्यूमिंग है। जितनी वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होती है वो सारी क्या होती हैं? वो सारी होती हैं हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये इवेपोरेटर से शुरू कर सकता हूं मैं।
सबसे टॉप में दिख रहा है इवेपोरेटर। यस सर। यस सर। इवेपोरेटर दिख रहा है बेसिकली। हाँ, तो मैं बता रहा था भाई इवेपोरेटर क्या है। अभी सिस्टम ऑन किया हूँ, दोबारा से हैंग हो गया था ना। जब तक ऑन हो तब तक सुन लियो। मैंने 4 कंपोनेंट बताए थे तुम्हें। एक बताया था इवेपोरेटर, एक बताया था मैंने एक्सपेंशन वाल्व, एक बताया था मैंने कंडेंसर, और एक बताया था मैंने कंप्रेसर। ये 4 कंपोनेंट बताए थे ना। तो मैंने ये बताया था भाई कि जो हमारा इवेपोरेटर होता है वो स्पेस होता है जहाँ पे हमने एक्चुअली लोअर टेम्परेचर जो है साइकिल का वो मेंटेन रखना है। मतलब रेफ्रिजरेटर का वो स्पेस जहाँ पे हमने अपने जो ठंडी करनी है चीजें वो रखी हुई हैं, वहां पे एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसका मतलब इस पूरी साइकिल का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ होगा? इवेपोरेटर का सर। इवेपोरेटर में हो। इवेपोरेटर में। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ठीक, तो हम एक्चुअली बता ये रहे थे। अभी मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर हो जाएगी, फिर तुम ज्यादा समझ में आएगा ना। देखो शायद स्क्रीन दिखने लगी होगी। सो हुई स्क्रीन? नो सर। नो सर। हो गई सर। हो गई सर। अभी भी नहीं हुई? हो गई सर। ठीक, तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे जो इवेपोरेटर है बेसिकली, ठीक है, पहली बात तो ये बताया मुझे कोई कि ये क्लोज्ड साइकिल होगी या ओपन होगी? क्लोज सर, क्योंकि इवेपोरेटर ही रन करता रहेगा सर। अगर तुमने ध्यान दिया हो, कभी कभी मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ये कह रहा था बेटे यस सर। कि तुमने ध्यान दिया हो कभी कभी क्या तुम्हें लगता है कि साहब हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो कूलिंग सही से नहीं कर रहा है, तो तुम उसे बुलाते हो, मैकेनिक को बुलाते हो, घर पे आता है, वो क्या साथ में एक गैस लेके आता है जिसे तुम कहते हो गैस कम हो गई। वो कहता है साहब गैस कम हो गई। वो एक्चुअली गैस नहीं होती है, वो होता है रेफ्रिजरेंट। अगर मतलब टेक्निकली बात करो तो क्या होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है भाई साहब। रेफ्रिजरेंट मतलब एक ऐसा गैस होगा वो रेफ्रिजरेंट कि वो हमारा इस सिस्टम में इवेपोरेटर से हीट रिसीव करेगा, ठीक है, इवेपोरेटर से हीट रिसीव करेगा और कंडेंसर में रिजेक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? रेफ्रिजरेंट जो है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एजियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक कुछ भी हो सकता है, बाद में बताऊंगा जब चैप्टर आएगा रेफ्रिजरेंट एक्चुअली क्या होता है। अभी ये मान लो एक ऐसा गैस है जो हमारा क्या करेगा, कूलिंग के लिए यूज हो रहा है, जो सिस्टम को कूल करेगा। ठीक है, मैं बार बार रेफ्रिजरेंट बोलूंगा, तुम समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये तुम्हें जितनी भी ये पाइपलाइन दिख रही है इस डायग्राम में, इस सारे डायग्राम में क्या फ्लो हो रहा है? रेफ्रिजरेंट। तो तुम देखो कि यहाँ पे ये जो सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं ये सारी ओपन सिस्टम है, लेकिन अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर को ही पूरा ओवरऑल सिस्टम मान लूं तो फिर वो एक क्लोज सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। समझ में आया भाई बात? यस। अगर मैं पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करूं, जैसे कंप्रेसर की बात करूं, तो कंप्रेसर एक ओपन सिस्टम होता है, मुझे पता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे में कंडेंसर की बात करूं वो भी ओपन सिस्टम होता है, एक्सपेंशन की बात करूं वो भी ओपन सिस्टम होता है, इवेपोरेटर की बात करूं वो भी ओपन सिस्टम होता है, लेकिन ओवरऑल में रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो वो एक क्लोज सिस्टम होगा। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं इस साइकिल में होगा क्या एक्चुअली। मैं शुरू करता हूं इवेपोरेटर से। तो तुम देखो राइट साइड से तुम्हें लग रहा है लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर आया है। क्या आया है?
लिक्विड वेपर मिक्सचर। चलो यहाँ से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अभी मैं कंप्रेसर से शुरू कर दूं, कंप्रेसर से ज्यादा समझ में आएगा। कंप्रेसर दिख रहा है बॉटम में लेफ्ट साइड। कंप्रेसर का क्या काम होता है? कंप्रेसर का क्या काम होता है? गैस को कंप्रेस करना, को इंक्रीज करना और टेंपरेचर इंक्रीज करना, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम करना और टेंपरेचर बढ़ा देना। ठीक है, कंप्रेसर जो होगा ये हमारा हेमिल्ड सील्ड है कंप्रेसर होगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा। ये क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट आया है वेपोरेटर से, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड करेगा। कंप्रेस मतलब उसका प्रेशर बढ़ाएगा। क्लियर है? मतलब ये लो प्रेशर से, साइकिल में दो प्रेशर होंगे, एक लो प्रेशर होगा, एक हाई प्रेशर होगा। तो कंप्रेसर क्या करेगा, उस गैस के प्रेशर को लो प्रेशर से हाई प्रेशर कर देगा। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, कहो तो रुक जाओ, मेरे पास दूसरा पीपीटी है। कुछ ऐसे होगा भाई। चल भाई, सिस्टम कुछ ज्यादा ही हैंग हो रहा है क्या ये? हाँ भाई देखो, ये साइकिल दिख रही है, टीएस डायग्राम दिख रहा है, टीएस डायग्राम दिख रहा है, टीएस डायग्राम दिख रहा है इसमें नीचे पीछे। तो इस डायग्राम में जो प्रोसेस ओवरलैप परिसर। हेलो मैं ये कह रहा हूँ, इस टीएस डायग्राम में जो प्रोसेस 1 to 2 दिख रहा है, एक्चुअली ये साइकिल जो है दो प्रेशर साइकिल है। एक लोअर प्रेशर साइकिल है, एक हाई, मतलब एक इसमें लोअर प्रेशर होगा, एक हाई प्रेशर होगा। इसके कंपोनेंट या तो लोअर प्रेशर पे काम कर रहे होंगे या तो हायर प्रेशर पे काम कर रहे होंगे, उसके बीच में किसी प्रेशर पे काम नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है? तो जो कंप्रेसर है वो हमारा रेफ्रिजरेंट को प्रेशर लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर पे कंप्रेस कर रहा है। मतलब प्रोसेस 1 to 2 जो शो हो रहा है टीएस डायग्राम में या पीएच डायग्राम में, वो कौन सा प्रोसेस है? कंप्रेशन। कौन सा प्रोसेस है? कंप्रेशन। और मुझे पता है कंप्रेशन हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक किए हैं। कैसे पता चला? क्योंकि देखो टीएस डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन शो की गई है, दिख रही है? यस सर। क्लियर है? तो कंप्रेसर ने क्या किया, उस रेफ्रिजरेंट को लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ गया है। तो तुम देखो, जो हमारा कंप्रेसर का ए वाला पॉइंट है, ए वाली जो पाइपलाइन है, वहां पे लिख रहा है लो प्रेशर साइड, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है सर जी सर। और बी वाले के राइट साइड में दिख रहा है हाई प्रेशर साइड। इसका मतलब इस ए पॉइंट जो है इस कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट है और बी पॉइंट इसका आउटलेट पॉइंट है। समझ में आ रही है भी बात? यस सर। मतलब ए पाइपलाइन जहां पे ए कनेक्टेड है, वहां से रेफ्रिजरेंट आया होगा कंप्रेसर में, कंप्रेसर ने कंप्रेस किया होगा और बी से वो वापस निकल गया होगा। तो इनलेट पॉइंट हुआ हमारा ए, आउटलेट पॉइंट हुआ हमारा बी। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं सर। क्लियर है? यहाँ पे जो कंप्रेसर ने कंप्रेस किया है वो अभी फिलहाल वेपर है, उसमें कोई लिक्विड नहीं है। क्या है? वेपर है। तो वेपर देखो, अगर तुम डायग्राम में देखो तो तुम देखो, ये जो हमारा टीएस डायग्राम बनाया हुआ है, ये सुपर हीटेड रीजन में ही रखा गया है, इसलिए 1 to 2। याद आ रहा है प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंस का टीएस डायग्राम? यस सर। तो ये जो हमारा ये है, हमारी जो लाइन है, ये लाइन जो है कर्व लाइन जो शो है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन। ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन। यहां से शुरू किया है मैंने 1 पॉइंट को, 1 से 2 की तरफ चले हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि भाई जो कंप्रेसर ने कंप्रेस किया है वो भी प्योर वेपर है, उसमें कोई भी लिक्विड का बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं है। इसका मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा यहाँ पे? 0 होगा। 0 कैसे होगा भाई? 0 का मतलब होता है ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इसका मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन भूल गए तुम लोग। इसका मतलब तुम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन भूल गए। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने? मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, यही बताया था। यस सर। यस सर। तो भाई अगर हम इसमें प्योरली वेपर की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 तो होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये बताने का मतलब ये था। अब वापस चलते हैं अपने डायग्राम पे। ठीक है, तो भाई जो कंप्रेसर था उसने
ए साइड से हमारी वेपर इन हुई जिसका प्रेशर था लो, बी साइड से वो निकल गई कंप्रेस हो गई जिसका प्रेशर था हाई। वेपर है, वेपर मतलब सुपर हीटेड वेपर होगी या ड्राई सैचुरेटेड वेपर होगी, ठीक है। वेट वेपर कहीं नहीं लिखा हुआ है इसमें, वेट भी हो सकती है बट लिखा नहीं है। आइडियल केस की बात कर रहे हैं तो आइडियल केस में वो ड्राई सैचुरेटेड ही होगी मिनिमम, क्लियर है। अब वो जो बी पॉइंट से हमारी वेपर निकली है कंप्रेसर से वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी कंडेंसर में, ठीक है भाई साहब। यस सर। अरे ठीक है, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होती है सर कंडेंसर में। बिल्कुल सही बात है। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर बेसिकली ये हमारा ट्यूब फॉर्म में है, हमारा बहुत सारी बड़ी कैपिलरी टाइप ट्यूब्स हैं, जिसमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे हीट रिजेक्शन होगा। तो हीट रिजेक्शन होगा इसका मतलब अगर वेपर थी तो किसमें कन्वर्ट होगा, हो जाएगी सर, लेटेंट हीट के देगा तो सर वेपर है तो लिक्विड में हो जाएगा सर। इसका मतलब ये हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर पे जब अपनी लेटेंट हीट देगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड में कुछ हद तक कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वेपर लिक्विड का मिक्सचर रह जाए। वो डिपेंड करेगा हमारा क्या प्रेशर है, इस प्रेशर पे हम इंजेक्ट करा रहे हैं कंडेंसर में। लेकिन इतना तो डैम श्योर है कि यहाँ कन्वर्जन जरूर होगा। कन्वर्जन मतलब कि हमारी जो हाई प्रेशर वेपर थी वो लिक्विड में कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट हुई होगी। मतलब कंडेंसर में इनलेट पे तो हमारी वेपर ही थी, आउटलेट पे वेपर और लिक्विड का मिक्सचर हो गया होगा, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसमें देखो 2 to 3 देखो टीएस डायग्राम में 2 to 3 प्रोसेस दिख रहा है। यस सर। 2 to 3 प्रोसेस बेसिकली कंडेंसेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जो रेफ्रिजरेंट था उस रेफ्रिजरेंट ने जो हीट इवेपोरेटर से ली थी अब उसने एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में पहुंचा दी है। ये रेफ्रिजरेटर की बैक साइड में होता है, कभी किसी ने देखा हो तो वहां बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, देखा किसी ने? यस सर। तो ये वही प्रोसेस हो रहा है 2 to 3। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। कौन सी वाली हीट है ये? लेटेंट हीट, इसीलिए प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। यस सर। तो 1 to 2 में हुआ था कंप्रेशन जो था आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल, ऑटोमेटिकली कंप्रेशन हुआ था वेपर का, वेपर फॉर्म में था हमारा रेफ्रिजरेंट। 2 to 3 में क्या हुआ? कंडेंसेशन मतलब हमारी लेटेंट हीट जो है रेफ्रिजरेंट ने एनवायरनमेंट में पहुंचा दी है, हीट रिजेक्ट कर दी है, जिसकी वजह से वो अब काफी हद तक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, वेपर में नहीं रहा। मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका 0 की तरफ हो गया है, 0.1 0.2 0.3 हो गया, हो सकता है 0 भी हो गया हो, ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ूं? यस सर। देखो कंडेंसर तक पहुंच गए हम। कंडेंसर के बाद जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हमने इसे रिसीवर, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, छोटा सा लगा होता है, ये रिसीवर में कलेक्ट किया रेफ्रिजरेंट को, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया और उसे फ्लो करा दिया एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली जस्ट लाइक ए थ्रोटल वाल्व होता है, इसमें पार्शियली फ्लो करता है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को एक आइसेंथैल्पी प्रोसेस बताया होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस बताया था। यस सर। बिल्कुल थ्रोटलिंग प्रोसेस ही होगा इस वाल्व में। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, वर्क डन 0। तो यहाँ पे एंथैल्पी रहेगी कांस्टेंट। क्या रहेगी? एंथैल्पी कांस्टेंट। लेकिन ये हीट रिजेक्ट कर चुका होगा, प्रेशर ड्रॉप हो गया होगा। तो तुम देखो एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर जब हम चल रहे हैं तो अब वहां नीचे हाई प्रेशर लिक्विड था, ऊपर की तरफ क्या लिखा है? लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर। क्लियर है भाई? यस सर। इसका मतलब एक्सपेंशन वाल्व ने उस रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को ड्रॉप करा दिया है, प्रेशर डिक्रीज हो गया है। इसे मैं ऐसे समझ सकता हूँ टीएस डायग्राम से। कैसे? प्रोसेस 3 to 4 दिख रहा है? यस सर। यस सर। प्रोसेस 3 to 4 जो है बेसिकली वो हमारा क्या है?
आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। अगर तुम देखना चाहो तो पीएच डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन है, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसलिए बार बार मैं आइसेंथैल्पिक बोल रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर ड्रॉप हुआ है, प्रेशर ड्रॉप हुआ है, मतलब हाई प्रेशर वेपर लिक्विड मिक्सचर आया था वो लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया है, हमने प्रेशर को ड्रॉप करा दिया है। और मैं ये बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। ये क्या होता है? हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर मैं आइडियली शो करना चाहूँ तो इसे मुझे डॉटेड लाइन से शो करना चाहिए, इसने गलत कर दिया है। मुझे कैसे शो करना चाहिए इसे? जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सॉलिड लाइन से शो होते हैं, जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो कैसे शो होते हैं? डॉटेड लाइन से। तो मैं जो 3 to 4 प्रोसेस होगा साइकिल में हमेशा उसे डॉटेड लाइन से शो करूंगा। तो 3 to 4 एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। क्लियर है भाई? यस सर। क्लियर है? तो एक्सपेंशन वाल्व ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रेशर डिक्रीज कराया है। हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर जो था उसे लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? अब एक्सपेंशन वाल्व से अब क्या होगा एक्सपेंशन वाल्व से? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है सर। मैं ये कह रहा था अब ये लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर जाएगा इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर क्या बताया था मैंने? वो स्टेज जिसे हमें मेंटेन रखना है, ठंडा रखना है, जहाँ पे चीजें ठंडी रखनी है। अब ये रेफ्रिजरेंट वहां पे जाएगा और वहां से क्या होगा? हीट रिसीव करना शुरू करेगा। क्लियर है? यस सर। तो हीट रिसीव करना शुरू करेगा, इसका मतलब यहाँ भी लेटेंट हीट ही ले रहा है ये। तो इसका मतलब ये लिक्विड वेपर का मिक्सचर जो होगा ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। और जैसे ही वेपोरेटर से बाहर निकलेगा ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्लियर है? ये सर इवेपोरेटर वाले रीजन में सर ब्राइन सॉल्यूशन भी शायद यूज होता है सर, वो क्या होता है सर? बेटे वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, वो मैं बताऊंगा जब रेफ्रिजरेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। अभी मैंने तुम्हें रेफ्रिजरेंट के बारे में बताया नहीं ना, कौन सा कहाँ यूज होगा, क्या करेगा। अभी ये मान लो कोई एक गैस है, कोई एक मिक्सचर है दो गैसेस का या सिंगल गैस है, उसका काम सिर्फ इतना है वो इवेपोरेटर से हीट ले रहा है और कंडेंसर में रिजेक्ट कर देता है। ठीक है? इवेपोरेटर से हीट रिसीव करके वापस वेपर में कन्वर्ट होकर वापस किसमें चला जाएगा? किसमें चला जाएगा? कंडेंसर में। किसमें चला जाएगा भाई? कंडेंसर में जा चुका है। प्रेशर ठीक है? प्रेशर। क्लियर है? जी सर। तो ये है हमारा बेसिकली सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं उनका जो वर्किंग होता है कुछ इस तरह से होता है। अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, देखो इसमें लिखा हुआ है कंपोनेंट। कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या करता है? देखो क्या लिखा है, लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम इवेपोरेटर इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर थ्रू द इनलेट सेक्शन ऑफ वाल्व। जो मैंने बताया तुम्हें वही लिखा हुआ है कि इनलेट वाल्व से आ रहा है, फिर उसे कंप्रेसर कंप्रेस कर दे रहा है और बी वाल्व से वो बाहर चला जा रहा है। ठीक है? फिर कंडेंसर में क्या हो रहा है? कंडेंसर जो है उसमें कॉइल्स लगी हुई है हमारी, कॉइल्स में हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है और वहां पे कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग को। क्लियर है भाई? तीसरे नंबर पे रिसीवर, रिसीवर में कुछ नहीं है, कंडेंसर से जो निकल रहा है रेफ्रिजरेंट उसे स्टोर कर रहा है कुछ देर के लिए, उसके बाद वहां से सप्लाई करेगा एक्सपेंशन वाल्व को। एक्सपेंशन वाल्व क्या बताया मैंने? एक्सपेंशन वाल्व एक थ्रोटल वाल्व होगा या कैपिलरी ट्यूब्स होंगी, उनमें क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है? प्रेशर ड्रॉप होगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हम क्या होगा एक्चुअली, जब वो प्रेशर कन्वर्जन होगा, हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वहां पे थोड़ा सा पोर्शन जो है वेपराइज्ड भी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड, वो बात की बात है। ठीक है? लास्ट कंपोनेंट क्या बताया मैंने? इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या बताया मैंने? वो पोर्शन है जहां पे हमारा बेसिकली छोटे छोटे ट्यूब्स लगी होती है, पीछे अगर किसी ने देखा होगा छोटी ट्यूब्स होती है, बहुत छोटी छोटी, उसमें हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है।
क्लियर है भाई? ये वो पोर्शन है जिसे हमें लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? ये जो प्रोसेस बता रहा था बेसिकली ऐसा होता है प्रोसेस। ये तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तो मैंने जो डायग्राम बताए थे दो, ये थे वो। कुछ ऐसा होता है, आप शायद सही दिख रहे होंगे, है ना? एक केस बता रहा हूं, मतलब ये एक्चुअली बहुत सारे टाइप का होता है। अभी फिलहाल ये मान लो कि हमारा प्रोसेस 1 2 3 4 में क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया? भाई हमारे प्रोसेस हेलो, यस सर। मैं कह रहा हूँ सारे प्रोसेस क्लियर हो गए? प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा था? कंप्रेस हो रहा है सर, कंप्रेशन हो रहा है। लो प्रेशर वेपर हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जा रही है। 2 to 3 में क्या हो रहा है? कंडेंसर हो रहा है सर, कंडेंसर जो है वहाँ कंडेंसेशन हो रहा है ना? यस सर। मतलब जो है हाई प्रेशर लिक्विड जो है और हाई प्रेशर वेपर जो है हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है? यस सर। 3 to 4 में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। 3 to 4 में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि एक थ्रोटलिंग प्रोसेस है। थ्रोटलिंग प्रोसेस हो रहा है, आइसेंथैल्पी प्रोसेस या थ्रोटलिंग। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है? तो हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज ही तो होता है भाई, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो वहाँ यहाँ भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है भाई? यस सर। 4 to 1 में क्या हो रहा है? 4 to 1 में क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। मतलब जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और निकल जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस साइकिल से सीओपी निकालना चाहूं तो सीओपी क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो बेटे, मिनट 10 ही है हमारे पास, फिर दूसरी क्लास भी है मेरी। अगर मैं इस साइकिल से सीओपी निकालना चाहूं तो स्टैंडर्ड मैंने साइकिल का फॉर्मूला क्या बताया था? सर लोअर टेम्परेचर अपॉन नहीं, यहाँ टेम्परेचर नहीं लगेगा, अभी जनरलाइज फॉर्मूले से चलेंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर तो मैं देखते रह जाऊं जी। डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क रिक्वायर्ड। यस सर वर्क। ठीक है? तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिल रहा है तुम्हें? ठंडा कहाँ कर रहे हैं हम? किसे कर रहे हैं ठंडा? इवेपोरेटर में। ये चीज ध्यान रखना है। तो इवेपोरेटर में हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब प्रोसेस 4 to 1 जो है वहां पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है, वहीं पे तो ठंडा कर रहे थे हम। यस सर। अब चूंकि हमारा इवेपोरेटर एक ओपन सिस्टम है तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, SFE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। वो सब अप्लाई करने के बाद एक्चुअली जो आता है वो H1 - H4 आता है, सारा काटने कूटने के बाद, क्योंकि इंसुलेटेड चैम्बर में भी होता है, हट जाता है सब। तो कुल मिला के ये मान लो कि जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आएगा वो आएगा H1 - H4, मतलब एंथैल्पी एट पॉइंट 1 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 4। क्लियर है? यस सर। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ अभी, ये रहा, दिख रहा है? यस सर। है भाई? यस सर। भाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हुआ H1 - H4, क्योंकि यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा था, यहाँ पे हीट रिमूव हो रही थी। अब H4 निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो चूंकि हमारा 3 to 4 प्रोसेस जो है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तो चाहे मैं एंथैल्पी 4 पे निकालूं चाहे 3 पे निकालूं, वो क्या होगी? सेम होगी। बराबर होगी। तो मैं इसे ऐसे भी तो कह सकता हूँ H1 - HF3। HF3 क्यों बोल रहा हूँ? 3 पॉइंट कहाँ पे है? 3 पॉइंट हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है। इसका मतलब हम डायरेक्टली स्टीम टेबल से इसकी वैल्यू देख सकते हैं अगर टेम्परेचर प्रेशर दिया हो तो। समझ रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। तो HF3 हो जाएगा, ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है तो एंथैल्पी एट लिक्विड होती है हमारी HF3, वहां से वैल्यू मिल जाएगी। H1 हमें क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम निकाल लेंगे। कैसे? H1 = HF + XHFG करके निकालते हैं ना, फॉर्मूला याद है? याद है? ऐसे अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी।
तो H1 माइनस HF3 क्या हो गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अब ये बताओ इस पूरी साइकिल में हमें वर्क डन कहाँ देना पड़ रहा है? क्या कंडेंसर को कोई वर्क दिया हमने? क्या क्या कंडेंसर को कोई वर्क डन दिया था हमने? क्या हमने कोई एक्सटेंशन वाल्व को वर्क डन दिया था? इसका मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ वर्क डन दिया था कंप्रेसर को। इसका मतलब वर्क इनपुट जो दे रहे हैं कंप्रेसर दे रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो गया कंप्रेसर का? H2 माइनस H1। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो जब हम इसे पुट कर देंगे तो COP कुल मिला के हमारी कुल ये आएगा H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। लेकिन हम इसे ऐसे रटेंगे नहीं, हम क्या याद रखेंगे? हम याद रखेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, वर्क रिक्वायर्ड या वर्क डन। हमें पता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिल रहा है, हम वहाँ SFE अप्लाई करके देख लेंगे। SFE अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉइंट की एंथैल्पी का डिफरेंस ही लेना है हमेशा, स्टीम टेबल से वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट वर्क रिक्वायर्ड जो कंप्रेसर में है वो, वहां पे भी हमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की एंथैल्पी दी होंगी, नहीं दी होंगी तो कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, वहां से हमें COP मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। ये हो गया हमारा सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, वो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, वो करेंगे हम कल डिस्कस। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। HF3 बता दीजिए। HF3 बेटे जो 3 to 4 प्रोसेस है ना, मैं बताऊं मैंने 3 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्यों 3 की तरफ चल रहा हूँ। तुम देखो 3 to 4 प्रोसेस जो है बेसिकली वो एक्सपेंशन वॉल्व में हो रहा है। तो मैंने बताया एक्सपेंशन वॉल्व में जो प्रोसेस हो रहा है 3 to 4 वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, मतलब थ्रोटलिंग प्रोसेस है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में मुझे ये पता है कि वहां एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो चाहे मैं H4 लिखूं चाहे HF3 लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं HF3 ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल में मुझे क्या होगा, हाई प्रेशर दिया होगा, हाई टेम्परेचर दिया होगा, तो मैं उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल से वैल्यू HF3 की डायरेक्टली मिल जाएगी, मुझे किसी फॉर्मूला लगाए कोई वहां पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं HF4 लगाता हूं तो फिर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा HF प्लस एक्स HFG, वहां से फिर एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके H4 मिलेगा। वैल्यू बराबर ही आनी है, समझ रहे प्रशांत? यस सर। तो मैं जस्ट फॉर न्यूमेरिकल सिंपलिसिटी या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए वहां H4 ना रख के HF3 पुट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि HF3 और HF4 की वैल्यू दोनों की बराबर है, बराबर आएगी, क्योंकि वो प्रोसेस ही आइसेंथैल्पिक है। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत भाई, किसी और को कोई परेशानी? बोले भाई। पक्का? COP निकाल लेंगे ना आप? यस सर। अब मैं 1 बाय 1 केस स्टार्ट करूंगा। देखो हमारे पास केस कितने होते हैं मैं ये बता दूं। टोटल हमें 5 केस पढ़ने हैं, टोटल हमें 5 केस पढ़ने हैं इसमें। क्या? साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, मतलब ये क्या है भाई? ये कह रहा है कि जब कंप्रेशन फिनिश हो, कंप्रेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो वेपर निकले कंप्रेसर से वो ड्राई सैचुरेटेड हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पॉइंट 2 होगा वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होना चाहिए। उस केस में कैसे निकालेंगे COP? मुझे इन सब में कैलकुलेट COP ही करना है, ठीक है? दूसरा केस कह रहा है साइकिल विद वेट वेपर कंप्रेशन। इसका मतलब पॉइंट 2 हमारा जो है वो वेट रीजन में होगा, जो डॉम रीजन होता है उसके अंदर होगा पॉइंट 2, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्लियर है भाई? पॉइंट नंबर 3 कह रहा है साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। वो ये कह रहा है पॉइंट 1 की पोजीशन नहीं बताई है इसने, पॉइंट 2 की बताई है। कह रहा है कि पॉइंट 2 जो है वो हमारा सुपर हीटेड रीजन में होगा। नंबर 4 कह रहा है साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। अब कह रहा है कंप्रेशन से पहले ही वेपर हमारा सुपर हीटेड हो जाएगा, ठीक है?
साइकिल विद अंडरकूलिंग और सबकूलिंग रेफ्रिजरेंट। ये हमारा जब हम पॉइंट 3 जो है 3 को हम लिक्विड लाइन से भी लेफ्ट की तरफ ले जाएं, सब कूलिंग बताया था ना, ये सब कूलिंग होता है, हम लिक्विड को और ठंडा कर ले और ठंडा कर ले, तो उसे बोलते हैं सब कूलिंग या अंडर कूलिंग। ये 5 केस पढ़ने हैं हमें टोटल, तो हम 1 बाय 1 कल डिस्कस करेंगे, यही से शुरू करेंगे एक्चुअली। क्लियर है भाई? ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम नोट्स तो बना रहे हो ना? यस सर। यस सर। तो जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा मैं तुरंत असाइनमेंट दे दूंगा एक। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है सर। और असाइनमेंट में थ्योरी नहीं होगी, या तो डेरिवेशन या तो न्यूमेरिकल। ओके सर। ठीक है?